हेलो जूनियर्स, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होगे कि जो टॉपिक्स लिखे हैं 3 टॉपिक है, तो इसको आज मैं पढ़ाऊँगा। तो पहला टॉपिक जो है कोलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, जो पहले अभी कोलम्स लॉ हम लोगों ने पढ़ा था वो था मतलब कि बस आपको मैग्नीट्यूड अगर पता करता है कि अगर दो चार्जेस हैं, ठीक है, पॉइंट चार्जेस हैं, तो उनके बीच कितना फोर्सेस लगेगा, उनका अगर आपको मैग्नीट्यूड पता करना है तो वो सिंपल आप फार्मूला लगाओ और आप आंसर तक पहुंच सकते हो। उस फोर्स का मैग्नीट्यूड आप बता सकते हो। लेकिन अगर मान लो जैसे ये फोर्स आप लोगों को पता करना है ना, तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन वाइज आप सब कुछ इसके बारे में पता करना चाहते हो, तो उसके लिए कोलम्स लॉ को हम लोग को वेक्टर फॉर्म में जानना बहुत ज़रूरी है। तो क्या है, इसको जानने के लिए जैसे मान लो ये चार्ज है, पॉइंट चार्ज Q1, ये पॉइंट चार्ज है Q2। ठीक है, इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो है R1, इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो है R2। ठीक है, अब समझो अगर आप फोर्स किधर लगेगा, फोर्स जो अप्लाई होगा वो इस लाइन के अलोंग होगा। तो यार जो फोर्स एक्ट करेगा Q1 और Q2 के बीच में, हम लोग ये बात जानते हैं कि वो जो लाइन ज्वाइन करती है Q1 और Q2 को, उस लाइन के अलोंग एक्ट करेगा। ठीक है, तो इधर कुछ ऐसे लगेगा फोर्स, या फिर इधर भी लग सकता है, वो डिपेंड करता है Q1 और Q2 का क्या मतलब जो साइन है। मतलब Q1 अगर नेगेटिव है, Q2 पॉजिटिव है, तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेंगे। मतलब कि आप समझ पा रहे हो ना बात। तो वो डिपेंड करता है कि चार्जेस का नेचर कैसा है, वो डायरेक्शन हम लोग वहाँ से पता करेंगे। तो अभी हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि Q1 और Q2 एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है। तो इस केस में ये चीज़ हम लोगों ने अज्यूम कर ली है कि Q1 और Q2 एक पॉजिटिव चार्ज हैं, तो उन पे हम लोग को कोलम्स लॉ की मदद से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उसको वेक्टोरियल फॉर्म में हम लोग को पता करना है। ठीक है, तो बात समझो, अगर हम लोग ऐसे लिखें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फॉर पॉइंट चार्ज इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और ये एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये एक यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर है तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो आप समझ रहे होगे कि वो यूनिटी होगी। अब ये एक वेक्टर है तो इसका काम यहाँ पे क्या है कि अगर ये एक यूनिट वेक्टर है तो इसका काम केवल डायरेक्शन देना है। इसका काम ये नहीं है कि मैग्नीट्यूड में कोई चेंज लाएगा, समझ रहे हो। अब ये वेक्टर, इसके बारे में हम लोग को जानना ज़रूरी है। तो ये जो हम लोग कोलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में पढ़ते हैं, तो सारा हम लोग का गेम इसके इर्द गिर्द होता है। ठीक है, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए ये वेक्टर आपको निकालना है, ठीक है, इसको अलग से मैं बनाता हूँ। ये है R1 वेक्टर और ये है R2 वेक्टर। ठीक है, ये वेक्टर आपको जानना, हम लोग जानना चाहते हैं Q2 एक पॉजिटिव चार्ज है और Q1 भी एक पॉजिटिव चार्ज है, तो Q2 का जो फोर्स है, Q2 पे जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लगेगा। तो ठीक है, तो वो बात तो हम लोग जान गए कि इस डायरेक्शन में लगेगा। तो ये डायरेक्शन हम लोग को पता करनी है। ठीक है, यानी R वेक्टर, जो R यूनिट वेक्टर है, वो पता करना है। तो वो कैसे हम लोग पता कर सकते हैं कि R2 माइनस R1 जो होगा वो R21 वेक्टर के बराबर होगा। ये जो R21 वेक्टर, इसका नेमिंग आप कर दो, वो होगा इस वेक्टर के बराबर। कैसे, क्योंकि बात समझो, हम लोग जो पढ़े थे मतलब अपने 11th के कोर्स में कि वेक्टर एडिशन कैसे होता है। ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर है और ये C वेक्टर है। तो C वेक्टर बराबर होता है A वेक्टर प्लस B वेक्टर। ठीक है, तो A वेक्टर ये है और B वेक्टर ये, इन दोनों में खास बात क्या है कि इसका जो हेड है वो दूसरे वाले वेक्टर जिसमें एडिशन हो रहा है A वेक्टर का, उसके जो मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है आप कह लो, उससे कॉन्साइड कर रहा है। दो चीज़ होते हैं वेक्टर में, हेड और टेल। ठीक है, तो ये चीज़ टेल है इसकी और ये हेड है, तो इसका टेल इसका हेड इसके टेल से कॉन्साइड कर रहा है। ठीक है, और ये वेक्टर
बी वेक्टर यहाँ पे है। तो अगर ऐसा कुछ बन रहा होगा तो आपको अगर इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट पता करना है तो पहले वेक्टर के आप टेल से दूसरे वेक्टर के हेड से ज्वाइन करो, तो जो लाइन ज्वाइन करेगी वो लाइन जो होगी वो उन दोनों का एडिशन होगा, ठीक है, वेक्टोरियल एडिशन होगा। तो यही चीज़ मैं यहाँ भी आप लोग को दिखाना चाहता हूँ कि बात समझिए, R2 वेक्टर है और ये R1 वेक्टर है, ये हो जाएगा आपका R21 वेक्टर, और ये जो वेक्टर होगा ये वाला वो बराबर होगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के। कैसे? अच्छा, इसको आप ये भी लिख सकते हो ऐसे, R2 वेक्टर प्लस माइनस ऑफ R1 वेक्टर, ठीक है। तो R1 वेक्टर का यानी उल्टा, यानी कुछ ऐसे। अब आप देख पा रहे होगे कि सेम जो फिगर है, मतलब ये फिगर और ये फिगर काफ़ी रिसेंबल कर रहे हैं एक दूसरे में। जैसे कि जो पहला वेक्टर था उसका जो हेड था वो दूसरे वेक्टर के टेल से कौन साइड हो रहा था, यहाँ भी वही चीज़ हो रही है। तो ये यहाँ पे कौन साइड हो रहा है। फिर अगर ऐसा हो तो अगर आपको इन दोनों वेक्टर का एडिशन पता करना है, यानी ये चीज़ पता करना है, तो पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड तक आप ज्वाइन कर दो, तो ये जो वेक्टर मिलेगा नया वाला, ये आपको इन दोनों का एडिशन बता रहा होगा। तो यार यही मैं आप लोग को समझाना चाह रहा था कि R21 R2 माइनस R1 के बराबर है, ठीक है। तो लेकिन अब हम लोग को इसका चाहिए यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर पता करने के लिए क्या करते हैं कि Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, इसको लिख देते हैं। हम लोग जानते हैं जो यूनिट वेक्टर होता है वो वेक्टर बटा जो वेक्टर होता है उसको डिवाइड कर देते हैं उसके मैग्नीट्यूड से, तो हम लोग को यूनिट वेक्टर मिल जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। और हम लोग फोर्स किस पे निकाल रहे हैं? फोर्स निकाल रहे हैं Q2 पे Q1 की वजह से, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं फोर्स Q2, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो उसका डायरेक्शन भी किधर होगा? इसी तरफ होगा। अब R21 जो कि यूनिट वेक्टर है वो किसके बराबर होगा? R2, अभी बताया था मैंने, R21 बराबर है R2 माइनस R1 अपॉन R2 माइनस R1 का जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है। और ये भी जो ये यहाँ पे जो R स्क्वायर है ना, वो भी इसका सेपरेशन है, समझ रहे हो? यानी ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड है, ये चीज़ है। तो इसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि Q1 Q2 बाई R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर। और इसको तो हम लोग ऐसे लिख ही सकते हैं, ये चीज़ निकाल ही लिया है कि R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन R2 माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी जो चीज़ बनेगी वो बनेगी F21 इज इक्वल टू K Q1 Q2 R2 माइनस R1 अपॉन R2 माइनस R1 के मैग्नीट्यूड का होल क्यूब, ठीक है। तो ये तो पता चल गया फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, ठीक है। अगर आप लोग को फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज पता करना है, अगर चूंकि वो पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो उसके लिए वो आप पता भी कर सकते हो, लेकिन आप जानते हो कि इसका अपोजिट, मतलब कि इसका नेगेटिव अगर आप लोग कर दोगे तो आपको फोर्स वेक्टोरियल फोर्स मिल जाएगा। तो वही काम कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो
यार अभी हम लोग थोड़ा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो यार ये आज़ादी देता है हम लोग को। अगर मान लो बहुत सारे इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, ठीक है, और किसी एक चार्ज पे आप लोग को पता करना है कि कितना फोर्स लग रहा है उन बाकी सारे चार्जेस की वजह से, तो आप पता कर सकते हो। ठीक है, अगर मान लो ये Q1 चार्ज है, यहाँ पे Q2 चार्ज है, यहाँ पे Q3 चार्ज है, Q4 चार्ज है, Q5 चार्ज है, ठीक है, मान लो ये चार चार्जेस हैं, तो इस पे अगर फोर्स पता करना है आपको, ठीक है, Q1 पे फोर्स पता करना है बाकी सारे चार्जेस की वजह से, तो इस पे फोर्स इधर लगेगा, Q2 के वजह से Q1 पे फोर्स इधर लगेगा, उसको नाम दे दो ये। Q3 पे, अब हम लोग ये मान रहे हैं कि सारे जो चार्जेस हैं फिलहाल के लिए वो पॉजिटिव हैं, ठीक है। अब फिर Q3 की वजह से Q1 पे फोर्स इधर लगेगा, इसको बोल दो F1 ड्यू टू F3, मतलब ये नेमिंग दे दो इसको। और Q4 की वजह से Q1 पे फोर्स ऐसे कुछ लगेगा, इसको नेम कर दो, दे दो F14। तो जो टोटल फोर्स है Q1 पे बाकी सारे चार्जेस के कारण, वो बराबर होगा वेक्टर एडिशन ऑफ F14, F12 और F13, ठीक है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यही है कि वो आपको आज़ादी देता है कि अगर कोई बहुत सारे चार्जेस का अगर सिस्टम है, कलेक्शन है, तो उस पर आप किसी सिंगल चार्ज पे फोर्स आप निकाल सकते हो इस प्रिंसिपल का यूज़ करके, ठीक है। तो यार अभी थोड़ा हम लोग कंपैरिजन करेंगे, ज़्यादा कुछ लिखने का नहीं है इसमें, ग्रेविटेशनल फोर्स और अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में, या जो अपना कोलम लॉ की मदद से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम लोग निकाल रहे हैं पॉइंट चार्जेस का, तो उसका कंपैरिजन हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स से करेंगे। तो यार जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो केवल मास पे अप्लाई होता है, मतलब समझ रहे हो, उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला है, ग्रेविटेशनल फोर्स अगर आप लोग को कैलकुलेट करना है तो वो होता है Gm1m2/r², ठीक है। यहाँ दोनों चीज़ मास होगी, और मास कभी पॉजिटिव नेगेटिव तो होती नहीं है, ठीक है। मैग्नीट्यूड बस वेरी कर सकता है, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करो तो वो होता है कि Q1 Q2/r², ठीक है। पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, नेगेटिव चार्ज हो सकता है। और एक और चीज़ है, कंपैरिजन कर रहे हैं तो अच्छे से इसको एनालाइज कर लें कि हमेशा जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो अट्रैक्टिव इन नेचर होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो दोनों तरह का हो सकता है, अट्रैक्ट भी कर सकता है, रिपेल कर सकता है, डिपेंड करता है कि चार्जेस का साइन क्या है। मतलब कि पॉजिटिव अगर दोनों लाइक चार्जेस हैं तो रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्जेस हैं तो अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अब बात समझो, अगर कौन सा फोर्स ताकतवर होता है दोनों में से, मतलब कि ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा ताकतवर है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा ताकतवर है, तो अगर आप कंपेयर करोगे तो पाओगे कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये कोलम्स लॉ की मदद से जो हम लोगों ने फॉर्मूला पाया है Fe, इससे जो इस टाइप के फोर्सेस होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर के, वो ज़्यादा ताकतवर होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्सेस से। इसको आप पता भी कर सकते हो कैसे, जैसे कि आप चार्जेस ले लो, दो चार्जेस लो, एक का जो मैग्नीट्यूड है, मतलब दो पॉजिटिव चार्जेस ही ले लो, दोनों एक एक कॉलम के हैं, ठीक है। तो उसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो वो एक्सपीरियंस करेंगे, वो उसकी वैल्यू आएगी 2.25 × 10⁹ न्यूटन। और वही जो चार्जेस हैं उनका जो मास है 1 kg है, ठीक है। नहीं, यहाँ पे थोड़ी मैं गलती कर दिया बताने में। अब आप ऐसा करो, एक ऐसा सिस्टम लो जिसमें दो मासेस हैं M1 M2, उनका मास है 1 kg, ठीक है, और उनको 2 मीटर की दूरी पे ही रख दो। जितना दूरी पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नापने के समय चार्जेस को रखा था आपने, 1 मीटर या 2 मीटर जो भी आप रखना चाहते हो उस पर आप रख दो। तो फिर कंपेयर करो कि आपको ग्रेविटेशनल फोर्स कितना मिलेगा।
तो अगर आप कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट करोगे तो वो आपका जो मैग्नीट्यूड आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स का वो आएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन, जो कि बहुत कम है हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो आया था 2.25 इंटू 10⁻9 न्यूटन आया था, और ये आपका आ रहा है 1.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन। तो आप सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा ही कमज़ोर है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कंपैरिजन में। लेकिन फिर भी जो सारे यूनिवर्स का जो मासेस है अपनी सही जगह पे घूम रहा है, वो किसकी वजह से घूम रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स की ही वजह से। तो यार अगर छोटे मासेस की अगर बात करें, अगर हम लोग जैसे इंसान के लेवल तक की सारी बातें करें तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स आपको बहुत वीक लगेगा। लेकिन जैसे जैसे मासेस बढ़ेंगे आप देखोगे सन का मास और अर्थ का मास, और इनके बीच अगर आप कंपेयर करना चाहोगे कि कितना ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो इस हिसाब से आप पाओगे कि यार ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा है उनके बीच में। इसी वजह से तो ये आज तक मतलब धरती उसका अपने सन का चक्कर लगा पा रही है और सारी चीज़ें हो रही है इतनी अच्छी से। तो ठीक है, हर फोर्स का अपना एक महत्व है। लेकिन हाँ, अगर कंपेयर करोगे आजकल के उसमें, मतलब इंसानों का काम ही होता है यार कंपेयर करना, जजमेंटल है ना थोड़ा। तो अगर आप कंपेयर करोगे तो आप पाओगे कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कंपैरिजन में थोड़ा कमज़ोर है, थोड़ा नहीं बहुत कमज़ोर है। कैसे आप लोग को ये बात पता चली? अगर आप चार्जेस लिए, एक कोलम चार्ज है दोनों चार्ज पे, और उनको 1 मीटर की दूरी पे रख दिए, और 2 मासेस लिए 1 केजी के और उनको 1 मीटर की दूरी पे रख दिए, तो आपने पाया कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है एक कोलम चार्ज वाले ऑब्जेक्ट पे वो आ रहा है आपका करीब 22.5 इंटू 10⁻9 न्यूटन। और वही जो इसमें जो चार्ज आ रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स के केस में वो आ रहा है 1.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन। तो इससे पता चल रहता है कि कितना वीक है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही यार, और अगले लेक्चर्स में मैं कोशिश करूँगा क्वेश्चंस लगवाने की। अभी तक तो थ्योरी पढ़ाना भी फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि थ्योरी के बिना क्वेश्चंस नहीं लगेंगे, और इसमें थ्योरी अच्छी खासी होती है। तो आज के लिए इतना ही यार, बाकी कल मिलते हैं। ठीक है, ओके बाय।